ठीक है, मार्केट के महारथी के तौर पर आज रियल टर्म में हमारे साथ एक महारथी हैं, ऐसे महारथी हैं जिनको मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी होगी जो मार्केट में अच्छे से समझ में नहीं आती होगी, और ख़ासकर नंबर्स तो बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं। नन अदर देन गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। बहुत दूर नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो किस दिन मौका मिलेगा उनसे भी मिल के आने का। गुरमीत, आज तो स्क्रीन पे मिलते हैं, किस दिन आपसे वापस वैसे भी मुलाकात होगी। और आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका सीज़न आ गया है, एक्चुअली पूरा एक महीना आप मेरे को लगता है व्यस्त रहेंगे, क्योंकि अर्निंग्स काफ़ी अच्छे से आप ट्रैक करते हैं। तो मैं अर्निंग्स से ही शुरू कर रहा हूँ गुरमीत। सबसे पहले मेरे को अर्निंग्स का जिस्ट बताइए, सबसे स्ट्रांग कहाँ पे होगा, सबसे वीक कहाँ होगा। अगर आपकी कंप्लाइंस अलाउ करती हैं तो आप शेयर्स का नाम भी बता दीजिएगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा अर्निंग सीज़न रहेगा। मेरे को कुछ एक पॉकेट्स में बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कैपिटल गुड्स बहुत अच्छा रहेगा। हमने देखा है कि गाइडेंस बहुत टेंडर प्रॉस्पेक्ट्स बढ़े हैं। एल-एन-टी को भी पीछे हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं। एक जो मार्केट का कंसर्न था कि इलेक्शन आते ही थोड़ा स्लो डाउन होता है स्पेंडिंग में, वो एड्रेस हुआ है। यूटिलिटीज़ में डिमांड अच्छी रहेगी। कंज्यूमर गुड्स में बाज़ार लुक फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि अभी आगे एक फेस्टिव सीजन भी है। जैसा आपने बोला, नवरात्रि की सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप है, लंबा वर्ल्ड कप है ये 30-40 दिन का। और एक लॉन्ग वेडिंग सीजन भी है। तो जितने कंज्यूमर कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। आईटी में जो हमने देखा अभी, जो पहले नतीजे आए हैं, वो डील विंस तो हुई है। डील विंस का रेवेन्यू ट्रांसलेशन थोड़ा सा स्लो है, और हेडकाउंट एडिशन नेगेटिव है, जो ये बता रहा है कि थोड़ा-सा नियर टर्म प्रेशर रहने वाला है, जो कि आई थिंक एक्सपेक्टेड था। तो आप जो रिएक्शन भी देखेंगे बाज़ार पे, जहाँ स्टॉक स्पेसिफिक है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है, जैसे एचसीएल ने अच्छा किया, गाइडेंस थोड़ा-सा मजबूत है, तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। इन्फोसिस गिरा, अब थोड़ा फ्लैट है, बट क्योंकि बहुत समय से प्राइस सब्ज्यूड है, तो इतना एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो आईटी में मार्केट थोड़ा सिलेक्टिव होगा। और एक जो चीज़ मैं ब्रॉडली देखना चाहूँगा, वो देखना चाहूँगा कि ये जो 10 ईयर यूएस का यील्ड है, ये कहाँ सेटल होता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है नियर टर्म के लिए, क्योंकि जब जैसे अभी इस पे स्पाइक आया था और ये 4.80 4.90 गया था, तो वापस एग्रेसिव सेल ऑफ हुआ था इमर्जिंग मार्केट्स में। तो अगर ये यील्ड थोड़ा-सा ऊपर रहता है 4.5 के ऊपर, तो शायद फेड भी और हाइक नहीं करेगा, और यील्ड्स थोड़ा जो है मैनेज रहेंगी। तो आई थिंक ये एक ब्रॉडर मेट्रिक ट्रैक करना चाहिए। बट इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल अच्छी लग रही है। हम एक क्लासिक गोल्डीलॉक्स स्टेट में, गोल्डीलॉक्स को हम बोलते हैं, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। हमारा इन्फ्लेशन करीबन वापस 5% आ गया है। आईआईपी नंबर लगभग 10% के ऊपर है। जीएसटी नंबर्स अच्छे हैं। तो इंडिया एक अच्छी सिचुएशन में है। बस थोड़ा अगर हमें एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इवेंट सपोर्ट करेंगे, तो आगे का भी राइड अच्छा होने का अनुमान। टू हैव यू बिल्कुल, मैं आपसे इनफैक्ट यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने अपने पोस्ट में भी कहीं ना कहीं गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर की वो सिचुएशन को कैसे रिलेट किया इंडियन मार्केट्स में। आपने अच्छे ट्रिगर्स तो बहुत सारे हमें बताए और अर्निंग्स का भी एक व्यू बताया, लेकिन कहीं कॉशियसनेस भी दिख रही है जो डिसअपॉइंट करेंगे नंबर्स। बिल्कुल, आई थिंक कुछ पॉकेट्स जो है मार्केट के, स्पेशली जो ये जो माइक्रो कैप्स हैं, छोटी कंपनीज के जो आईपीओ आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है यूफोरिया है। कुछ ईएमएस स्पेस में भी मुझे लगता है, हालाँकि ब्रॉड ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, बट वैल्यूएशंस 150-200 के मल्टीपल पे पहुँच गई हैं, और बाज़ार 2027-28 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लग गया है। तो वो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो भी सेक्टर का ग्लोबल लिंकेज है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं, वहाँ पे भी थोड़ा-सा मुझे लगता है सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी जैसे यूके के साथ दोबारा से मार्केट में रूमर है कि ट्रीटी होने के चांसेस हैं, और शेयर प्राइसेस में हमने देखा है कि कुछ एक पॉकेट्स में इस न्यूज़ से ही उछाल आ जाता है। तो एक वो फोमो को थोड़ा-सा अवॉइड करें। स्मॉल माइक्रो कैप्स में थोड़ा-सा वैल्यूएशंस को लेके मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ऑयल रिलेटेड को, अगर ऑयल में फिर से स्पाइक आता है, वापस से अगर $95-100 जाता है, तो जहाँ भी ऑयल एज़ अ रॉ मटेरियल है, वहाँ पे थोड़ा-सा, और क्योंकि वैल्यूएशंस भी, जैसे पेंट्स में आप देखिए वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है। बाकी लेकिन बिल्डिंग मटेरियल में थोड़ा-सा वैल्यूएशन कम्फर्ट है। थोड़ा मुझे लगता है सिलेक्टिव रहने की बस सलाह दूँगा। ब्रॉडर मार्केट को लेके मैं इतना बेयरिश नहीं हूँ, पॉकेट्स पे कुछ मेरा व्यू। ठीक है गुरमीत सर, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, वैल्यूएशन की बातचीत कर रहे थे, थोड़ा उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर में बहुत अच्छी तेजी हुई, इंफ्रा स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, ये शेयर चल रहे हैं।
आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशंस इसमें वाजिब हैं या फिर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए? अगर कोई स्टैंड आउट, अगर कोई इसमें स्टॉक या फिर सेक्टर आपको लग रहा है, ये बता दीजिएगा आप। नहीं, मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ इस स्पेस को लेके। एक चीज़ जो हमें अच्छी लगी, हमने एल&टी के कमेंट्री में देखी कि 1/3 ऑफ द ऑर्डर बुक प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, जो कि मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा-सा मुझे लगा शायद बीच में आवाज़ चला गया था। जी, जी, सर आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ हाँ जी। आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी। तो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर बुक में जैसे एल&टी ने बोला 1/3 ऑफ द ऑर्डर बुक जो है प्राइवेट सेक्टर से है। उसके अलावा जो पावर है उसमें हमने देखा कि जो पीक डिमांड है 250 गीगावाट्स क्रॉस हुई, तो बहुत अच्छा साइन है। लगभग 20% ग्रोथ है पावर में, और पावर एक प्रॉक्सी है डोमेस्टिक एक्टिविटी का भी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का भी। तो वो एक मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा जो हमें अच्छा लगता है स्पेस में, हमें एल&टी बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, बट ऑलरेडी वो टेंडर प्रॉस्पेक्ट्स की $10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। उनको अभी मिडिल ईस्ट से ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ऑयल ऊपर जाता है, रिन्यूएबल में कंजम्पशन बढ़ जाता है। और हमें पावर में टाटा पावर अच्छा लगता है। अच्छा ना, इंटीग्रेटेड कंपनी है, जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके रिन्यूएबल में। सोलर ईपीसी बुक उनका बहुत सॉलिड है, 12,000 करोड़ का है। मुझे लगता है कुछ स्टेज पे शायद रिन्यूएबल बिजनेस को हाइव ऑफ भी करेंगे। ईवी चार्जिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा इंटीग्रेटेड प्ले है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, ज़्यादा स्टॉक इतना चला नहीं है। कुछ एक पॉकेट्स हमें रेलवे में अच्छे लगते हैं, जैसे टीटागढ़ है। काफ़ी वैगन कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई है। तो ये जो उनका इस साल का रेवेन्यू है, उसका 10 साल का ऑर्डर बुक है उनके पास, जिसमें वंदे भारत है, वैगन्स है, फॉर्जिंग व्हील्स है। तो जहाँ रेवेन्यू विजिबिलिटी है स्पेस में, जहाँ वैल्यूएशंस थोड़ा रीजनेबल है, वहाँ पे फोकस करिए। जहाँ सडनली वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं एंटिसिपेशन पे, वहाँ थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। जो फैशनेबल चीज़ है उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। ओके गुरमीत, ठीक है, ये स्पेसेस है थोड़े से अवॉइड करने की बात है, लेकिन उन स्पेसेस पर क्या व्यू बनेगा, जैसे कि जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, मेटल, जिसके लिए अभी बात भी की जा रही है कि एक चाइना के स्टिमुलस से फिर से एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसेस। मेटल जैसे स्पेस पर इस वक्त क्या आपकी व्यू बनेगी? थोड़ा सिलेक्टिव रहने की सलाह दूँगा मैं, जैसा हम्म, मैंने बोला है, कि अ, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हमें कुछ एक वैल्यूएशन कम्फर्ट लगता है, जैसे एक पॉकेट है जो हमें अच्छा लगता है, वो स्पेशलिटी स्टील है और ऑटोमोटिव स्टील है, क्योंकि एंड डिमांड अच्छा है। एक कंपनी में हम थोड़ा लकी थे, मुकंद में, जहाँ बजाज का ओनरशिप करीबन 74% हो गया था। कंपनी ने लैंड पार्सल सेल किए, करीबन 1500 करोड़ के आसपास का इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ, डेट रिडक्शन हुआ, वैल्यूएशन कम्फर्ट था, तो वो पॉकेट अच्छा लगता है। पर थोड़ा इस सेक्टर में आपको टैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 साल, 10 साल का नज़रिया नहीं ले सकते हैं, तो ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। तो आप सिलेक्टिवली कॉल ले सकते हैं, बट मेरा मेरा प्रेफ़रेंस कमोडिटी साइड पे, अगर अगर आपको मैं उसको बोल सकूँ, तो सीमेंट पे रहेगा। बहुत समय बाद 10-12% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। बहुत सारी कंपनीज़ 85-90% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे है। रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा-सा सॉफ्टन हुआ है, और प्राइस हाइक हुआ है काफ़ी सारी ज्योग्राफीज़ में, और होने के चांसेस है, और मानसून के बाद टिपिकली डिमांड भी अपटिक होता है। तो ये एक पॉकेट है जो मुझे ज़्यादा स्ट्रक्चरल लगता है, और बहुत समय बाद, जैसा मैंने बोला, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है 10-12%। गुरमीत, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पता करना है, ये एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में आपको क्या एक्साइटमेंट दिखती है? हालांकि मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, बट मेरी नंबर्स को लेकर एक्साइटमेंट थोड़ी है, तो आप क्या रीड करेंगे इस बार के नंबर में केयरफुली? बाज़ार 2 चीज़ें देखना चाहेगा। एक, कि जो निम है वो कितना कंप्रेस होता है, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी थी मर्जर के बाद। कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हुए हैं। लेकिन अगर निम 3.40 3.50 के बाद लास्ट क्वार्टर में 3.8 के आसपास था, तो मुझे लगता है बाज़ार के लिए थोड़ा रिलीफ होगी। दूसरा, बाज़ार एक एसेट क्वालिटी देखना चाहेगा, क्योंकि मर्ज एंटिटी में थोड़ा-सा बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक, जो लेंडिंग बुक थी एचडीएफसी लिमिटेड की, वो आएगी। पर मुझे लगता है ये चीज़ें ट्रांजिएंट है, क्योंकि अगर आप जो क्वार्टरली अपडेट देखें, उन्होंने 13% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ दिखाया है। तो और बाज़ार को ये लगता है कि कहीं न कहीं बड़ी एंटिटी में शायद क्रेडिट ग्रोथ का प्रॉब्लम आ सकता है, और शॉर्ट पीरियड में रिटर्न रेशियोज़ इम्पैक्ट हो सकते हैं। पर मुझे लगता है थोड़ा इसके आगे देखना चाहिए, ये ट्रांजिएंट होना चाहिए। कासा पे नज़र रहेगी, कि क्योंकि थोड़ा-सा क्वार्टरली अपडेट हल्का-सा वीक था,
कासा मोबिलाइजेशन का। और लायबिलिटी साइड पे प्रेशर है सारे बैंक्स को, क्योंकि ज़्यादातर जो डिपॉज़िट्स आ रहे हैं वो एफडी की तरफ आ रहे हैं, जिससे फर्दर प्रेशर पड़ रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। तो जो बैंक लायबिलिटी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, क्रेडिट ग्रोथ तो है ही है सिस्टम में, और एचडीएफसी की गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग है, बट जो लायबिलिटी साइड अच्छा मॉप अप कर पाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल कर पाएगा, आई थिंक वो बैंक डिफरेंशिएट होगा। और एचडीएफसी में बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। बहुत समय बाद शायद 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो थोड़ा-सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप देखिए कि 14% वेटेज है निफ्टी का, रिलायंस का वेटेज 11% है। आधा निफ्टी तो लगभग आपको शायद 17 साढ़े 17,000 निफ्टी के लेवल पे दिख रहा है। अभी तो ब्रॉडर मार्केट को लेके इसलिए मैंने बोला कि मैं इतना वरीड नहीं हूँ। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए सर, और तमाम स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर और जो बजिंग स्टोरीज हैं उस पर बातचीत करने के लिए।